मैं सांसद बनना नहीं चाहता, मैं विधायक बनना नहीं चाहता, मैं नेता बनना चाहता। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है 125 है कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी क्यों कहा जाता है? आज किसी से नेता कह दो, जैसे कोई मुझसे नेता कहता तो मुझे आग लग जाती है, मैं तो मैं गाली दे रहा हूं। ये शब्द बहुत विचित्र हो गया, कलंकित कर दिया लोगों ने। जबकि आज के ही दिन जन्मा व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाता, सुभाष चंद्र बोस नहीं कहलाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी की संज्ञा क्यों है? नेता क्या होता है पहले ये समझो। आज की गाड़ी में आते समय चर्चा हो रही थी तो मैंने अपने मित्रों से यही कहा था कि सांसद विधायक तो 15 की लाख 15 में पड़ जाती, एक आध बार कोई नहीं बन जाता। ऐसा ही होता भूले मोदी जी के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे बन रहा है। लेकिन यूजफुल कितने हैं, यूजफुल कितने हैं? 2 साल हमने तो यूजफुल कितने हैं? और मीडिया वाले रिकॉर्ड कर दिया, बाहर जाके पूछेंगे आप किसका कह रहे हैं। नेता जो होता है, लीडर जो होता है, वो एक अलग चीज ही होता है। सांसद विधायक बनना बड़ा आसान है, कठिन भी है और आसान भी है। पहली बार में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन नेता नहीं बन पाते। मेरा स्वप्न, मेरे क्रियाकलाप विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए नहीं है। मैं जो काम करता हूं लोगों को प्रेरित करने के लिए करता हूं, ताकि लोग मेरे कामों से प्रेरित होकर मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चले। जो नेता होता है वो अगुवाई तो करता है, लेकिन सबसे पीछे खड़े हो, वो नेता होता है। इधर विधायक आगे चले गए, हम कैसे निकल जाए? जाना विधायक सांसद जी आगे चले, अलग से कुर्सियां डलेंगे, मंच पर इतने लोग होंगे, उतने लोग होंगे, सब खैर राजनीति की विकृतियां हैं जो आ गई हैं, धीरे धीरे समाप्त होंगी। जैसे अभी राजनीति खत्म हो गई, ऐसे वीआईपी कल्चर खत्म होना ही चाहिए, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये तो जीन्स में है ना लोगों के। नेता यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं जो राजनीति में आने के इच्छुक हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि पद के पीछे मत भागो। अपना लक्ष्य मत बनाना कभी कि मैं विधायक बनूं या सांसद बनूं, पार्षद बनूं, जनपद अध्यक्ष नहीं। आप ये सोचो कि हमें समाज के बीच में काम करना है। मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे कैसे याद रखें, अच्छे से याद रखें या बुरे से याद रखें, इस बात को सोचो। मरने के बाद याद तो सबको किया जाता है, लेकिन नाम लेते समय उसकी आंखों में आंसू है या उसके मुंह में काली है, यह आपको तय करना है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका सांसद कैसा होना चाहिए। अगर आप सांसद बनना चाहते हो तो आपकी प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए, आपको तय करना है। और यह निश्चित मानना चाहिए कि इस लोकतंत्र का एक एक वोटर इतना समझदार है कि अगर आप गड़बड़ चलते हो, गड़बड़ काम करते हो, तो यह दूसरी बार आपको नहीं चलेगा। इतनी समझदारी पर्याप्त रूप से आज के समय में लोकतंत्र में जो मतदाता है, जो वोटर है, उसमें आ चुकी है। वह हर चीज देखता है। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा भी देता है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने बाद जिता भी देता है। ये समझदारी है लोकतंत्र में वोटरों की, मतदाताओं की। और नीचे स्तर तक हमने देखा है उसी वार्ड से पार्षद हार जाता है और उसी वार्ड से उसी की पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष जीत जाता है। वोटर अब तोलने लगा है और वोटरों की, मतदाताओं की यही मानसिकता आने वाले समय में यह तय मानकर चलिए कि सांसदों की प्राथमिकताएं तय करेगा। अब सांसदों को दबाव में रहना पड़ेगा अपने वोटरों के, मतदाताओं को।
वैसे भी समय मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, समय से मैं वैसे भी बहुत लेट आया था, उसके लिए मैं आपका बहुत क्षमा चाहता हूँ हृदय से। आशा मैं सोच तो यही रहा था कि लंबा समय आप सभी लोगों के बीच में गुजारूंगा और बहुत सारे युवा साथियों के विचार भी सुनूंगा, लेकिन क्योंकि रास्ते में आप लोगों का प्रेम इतना मिला, जगह जगह फूलमालाएं इतनी मिली, जगह जगह मित्रगण इतने खड़े मिले, बहुत लंबे समय बाद यहाँ आना हुआ, इसलिए बहुत सारे जो पुराने मित्र हैं उनसे मुलाकात हुई, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी के लिए मेरी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग अपने भविष्य में बहुत 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 तरक्की करें, देश की सेवा का जो काम है वह नहीं छोड़ना है। देश सेवा ऐसे नहीं होती कि बंदूक लेकर बॉर्डर पर चले गए तो देश सेवा वैसे ही मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं और गांधी जी ने कहा है, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको अपने कार्यों में ढालो, अपने काम से दिखाओ, मुंह से मत बताओ, शब्दों से मत बताओ। देखिए, जो प्राथमिकताएं हैं आप उन्हें दो प्रकार से डिवाइड कीजिए, एक व्यक्तिगत प्राथमिकता और एक सार्वजनिक। हर आदमी आपके पास यह कहता हुआ नहीं आएगा कि हमें रेल चाहिए, हमें पुल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें भवन चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। हर आदमी नहीं आएगा। 1% से भी कम लोग सार्वजनिक समस्या लेकर आते हैं नेताओं के पास, 1% से भी कम लोग, और 99% लोग किस लिए आते हैं? व्यक्तिगत समस्याएं। व्यक्तिगत समस्या भी बहुत छोटी होती, किसी को कुटीर चाहिए, कुटीर से मतलब आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास, किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को अपने बच्चों की फीस चाहिए, कोई पुलिस में फंस गया है तो उसे अपनी समस्या दिख रही है, किसी के यहाँ बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, किसी के यहाँ तहसील का काम अटका हुआ है, किसी का कोई बीमार है तो बेचारे के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है, कोई मर गया है तो उसके लिए यहाँ पेड़ वगैरह की व्यवस्था चाहिए, किसी के यहाँ शादी है तो उसके लिए अपनी बेटी की शादी करने। तो ये छोटी छोटी समस्याएं सबसे ज्यादा आती हैं, लेकिन अधिकांश नेता क्या करते हैं? यह कहकर टाल देते हैं कि यह सरकारी व्यवस्था में नहीं आता। वो खासतौर से सांसदों का तो मैंने यह रवैया देखा है, उनका यही कहना होता है कि यह मेरा विषय नहीं है, कुछ दिल्ली का काम हो तो बताओ। जबकि जो गरीब आदमी है वह कितनी वोट डालता है, जो आम आदमी है। देखिए, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, अगर नगरीय क्षेत्र में रह रहा है तो वार्ड मेंबर, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, उसके बाद विधायक, फिर सांसद। प्रोटोकॉल के हिसाब से यह क्रम भी बना हुआ है, लेकिन जो सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ जनप्रतिनिधि है वह अधिकांश यह कहकर बात टाल देता है कि यह मेरा विषय दिल्ली का काम होता है। अब किसी गांव के आदमी को अपने गांव में कोई एयरपोर्ट को बनवाना नहीं है, हर गांव का आदमी रेलवे लाइन के लिए उनके पास जाएगा, या हर गांव का आदमी उनसे यह कहेगा कि हमारे गांव में केंद्रीय विद्यालय खोलो साहब। तो अगर मैं सांसद होता तो सार्वजनिक समस्याओं से पहले मेरी प्राथमिकता लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हल करवाने की होगी। आप इस बात को समझिएगा, बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति के परिवार का मुखिया, जैसे यहाँ पर यूथ है इतने सारे, इनके मदर फादर बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, उन्हें किसी हायर सेंटर में भेजने की डॉक्टर ने कह दिया, जिन्हें रेफर किया जाता है जबरदस्ती, लेकिन पैसा नहीं है। तो कम से कम सांसद के रसूख से उस व्यक्ति की जान तो बचाई जा सकती है कि नहीं बचाई जा सकती? बचाई जा सकती है। वो सांसद किसी काम का नहीं है, वो सांसद किसी काम का नहीं है जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अपने क्षेत्र के लोगों की मदद ना कर पाए,
जैसे भी बने लोगों की जान बचाने का काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। बाकी की सारी संसार की चीजें सेकेंडरी हैं। जब आदमी जिंदा रहेगा तब तो वोट डालेगा, और जब वोट डालेगा तब आप सांसद बनोगे। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ये देश जिंदा रहेगा। ये देश जब जिंदा रहेगा जब देश के लोग जिंदा रहेंगे। एक प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अभी विधानसभा क्षेत्र में नया प्रकल्प शुरू कर रहे हैं, उस पर हमारा मंथन चल रहा है। आयुष्मान कार्ड, विधायक निधि और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और हमारे जो निजी इनकम है उससे हम अपने रहने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। निःशुल्क इलाज के लिए चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल्स हो, चाहे वह सागर के हॉस्पिटल्स हो, चाहे भोपाल के हॉस्पिटल्स हो, एक पूरी विस्तृत योजना बनाकर हम उस पर क्रियान्वयन हमारा चालू है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि यह योजना भी हम लॉन्च करेंगे। इन सारी चीज देखिए, मैं वही कह रहा था कि मैं सांसद होता तो क्या करता क्या नहीं करता, कोई छोटा मोटा सीमित समय में बताने वाला विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप कहोगे तो विकास, डेवलपमेंट। हम ये कहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम ये डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ रोड बनाते, वहाँ पुल बनाते, यहाँ पुलियाँ बनाते, हम ये कॉलेज ले आते, हम मेडिकल कॉलेज ले आते, हम हॉस्पिटल बनाते। कैसे बनाते आप? जरा इस पर भी विचार कीजिए। सांसद होता कहना बड़ा आसान है और सांसद होकर क्रियान्वयन करना टोटल अपोजिट काम है। नेता होना अलग चीज है, जनप्रतिनिधि होना अलग चीज है, और मैं होता कहना अलग। बोलते समय आपके हाथ खुले होते हैं, आपका दिमाग खुला होता है, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं आपके हाथ बंद जाते हैं। पावर जरूर रहती है, हाथों में पावर रहती है, लेकिन शर्तों के साथ, बंदिशों के साथ पावर रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र के सम्मानीय सांसद को बहुत अच्छे से निकट से जानते होंगे, उनकी सीमाएं भी उन्हें पता होगी कि अगर क्षेत्र में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रोड बननी है तो कैसे बनेगी, सांसद किससे बनवाएगा, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, यह प्रदेश सरकार का कार्यक्षेत्र है या केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र है, प्रदेश सरकार के पास बजट है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात प्रदेश सरकार में उसकी हैसियत क्या है राजनीतिक, इसका भी आकलन किया जाता है। अच्छी राजनीतिक हैसियत का व्यक्ति, अच्छे राजनीतिक रसूख का व्यक्ति अगर उसकी नीति और नीयत साफ हो तो बड़े आराम से अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य कर सकता है और ला सकता है। लेकिन अगर उसका राजनीतिक रसूख नहीं है, उसकी राजनीतिक पकड़ नहीं है, तो वह केवल और केवल मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगाता रहेगा, अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहेगा, लेटर लिखता रहेगा, लेकिन एक रोड को छोड़िए कि पुलिया नहीं बनवा पाएगा। उसके बाद उसकी जो हाथ की निधि होती है वही खर्च कर पाएगा। इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपसे उनके स्वभाव मैच नहीं करते, लेकिन बाइक होती ना तरंग है तो मिल जाती है। अब बहुत से राजनीतिक ये जो सारे क्रियाकलाप हैं इससे मैं थोड़ा दूर भाग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी 40 वर्षों से राजनीति में है और लगभग 19-20 साल से मैं भी सामाजिक कार्यों के माध्यम से राजनीति में हूँ। अब लेकिन मन सा भरता जा रहा है इन चीजों से। वही घिसी पिटी जिंदगी है, वही उठना, वही लोग मिलेंगे, आते हैं जाते हैं, बातें होती हैं, वही आरोप लगते हैं, फिर हम सफाई देते फिर ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये जमाने की बात है। फिर कोई रैली, फिर किसी का जिंदाबाद, फिर किसी का मुर्दाबाद, फिर हम ये बन गए, फिर हम वो बन गए, पद मिल गया, वो पद मिल गया। इन सारी चीजों को हमने अलग कर दिया। अब हमारा विजन दूसरा है। राजनीति में तो रहेंगे, लेकिन जो राजनीतिक स्थापित कार्यक्रम है उनसे हटकर
अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने 10 दिन का गड़ाकोटा में एक कैंप लगाया था। गड़ाकोटा जो मेरा गृहनगर है, वहां पर बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस को पता होगा कि आने वाले समय में 6 मार्च से आरक्षक भर्ती निकल रही है। तो उस आरक्षक भर्ती में रिटेन के साथ साथ फिजिकल एग्जाम भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे इच्छुक होते हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम तन्मयता के साथ यह सोचते हैं कि हमें आरक्षक बनना है और पुलिस की भर्ती में जाना है, लेकिन उन्हें अपने शरीर की कैपेसिटी ही पता नहीं है कि हम कितना रनिंग कर पाएंगे, कितनी दौड़ कितने मिनट में निकालनी है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपको और कौन सी मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप वह आरक्षक भर्ती पास कर पाओ। तो मैंने एक फिजिकल फिटनेस कैंप लगाया भोपाल से, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी से, सागर से, खेल परिषद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वहां से, पुलिस डिपार्टमेंट से जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है, और पुलिस का जो विभाग है जो ट्रेनिंग लेता है, परीक्षा लेता है, वहां से, दमोह खेल विभाग से और 2 प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी से हम लोगों ने 22 ट्रेनर बुलाया। 22 ट्रेनर। उन 22 ट्रेनरों ने 1000 विद्यार्थियों को इन 10 दिनों में ट्रेन किया, और वह भी पूरा निःशुल्क। बच्चों के 10 दिन तक रुकने की व्यवस्था, 10 दिनों के उनके दोनों समय के भोजन की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, और ट्रेनिंग के बाद बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त, इसके साथ साथ 12 जनवरी से, जिस दिन हमने शुरुआत की 12 जनवरी से एक कोचिंग क्लास भी हमने स्टार्ट की, जिसमें विद्यार्थियों के लिए आरक्षक भर्ती परीक्षा की लिखित की तैयारी हम करवा रहे हैं। आप इसको स्लो कर दीजिए। लिखित परीक्षा की तैयारी हम लोगों ने करवाना शुरू किया। गोपाल क्लासेस के नाम से, जिसमें कौटिल्य एकेडमी, नाम सुना है आप लोगों ने? कौटिल्य एकेडमी के टीचर्स बुलाए। एक टीचर की तनख्वाह 1 महीने की 2.5 लाख रुपए है। 3 टीचर हमने बुलाए पूर्णतः निःशुल्क, और जो हमारा ऑडिटोरियम बना है ऐसा ही है, उस ऑडिटोरियम में 1000 बच्चों की लिखित परीक्षा की तैयारी मुफ्त कराना हम लोगों ने शुरू किया, निःशुल्क बच्चों की। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? अगर मैं सांसद होता तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होती? यही मेरी प्राथमिकता होनी थी। आप डायरेक्ट रोजगार कैसे दोगे? मैंने बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सुना, रोजगार से संबंधित उन्होंने बात की। आप रोजगार डायरेक्ट कैसे दें? क्या यह पॉसिबल है? हर एक व्यक्ति को रोजगार देना संभव है क्या? हम तो अभी विकासशील देश कहे जाते हैं। जो विकसित देश है, क्या वहां पर कोई बेरोजगार नहीं है क्या? वहां भी बेरोजगार, वहां भी बेघर संस्कार भिखारी है। अगर आपके क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मौके उपलब्ध नहीं है, आपका भौगोलिक क्षेत्र वैसा नहीं है, आपके यहाँ रॉ मटेरियल से संबंधित उपार्जन नहीं होता है, तो फिर आपको अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को इस तरह से पॉलिश करना ही पड़ेगा। बच्चों के पास पैसे नहीं होते। गरीब परिवार के बच्चे 12,000 15,000 रुपए की फीस देकर कोचिंग नहीं पढ़ सकते। 5,000 10,000 रुपए लगाकर नरसिंहपुर से जबलपुर जाकर ट्रेनिंग नहीं ले सकते। लेकिन उनमें जज्बा है, बुद्धि कौशल है। अगर मैं सांसद होता तो ऐसे बच्चों को परखकर उनके बुद्धि कौशल को विकसित करने की व्यवस्था क्षेत्र में ही करना।
उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांसद निधि होती है सांसदों के पास, संभवतः 5 करोड़ रुपए सालाना उनको दी जाती है। बहुत सारे विकास कार्यों में खर्च करते हैं, बहुत सारे अन्य चीजों में खर्च करते हैं। हमने, क्योंकि मेरे पिताजी विधायक हैं, मंत्री हैं, हमने क्षेत्र में एक नया सिस्टम शुरू किया। विधायक निधि जो शिक्षा अनुदान निधि होती है और जो हमारा पर्सनल फंड है, जो हम साल भर में अर्जन करते हैं अपनी इनकम, उससे हम लोगों ने बहुत सारे निजी प्रकल्प शुरू किए। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।